माइक्रोबियल न्यूट्रिशन में हम इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ रहे थे। हमने अभी तक सॉल्यूट वाटर एक्टिविटी, इसके अलावा पीएच के बारे में जानकारी ली। बाकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टेम्परेचर, तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। न केवल फंक्शनल बल्कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो भी टेम्परेचर से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो अगर टेम्परेचर काफ़ी कम है तो फंक्शन अफेक्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर सेल का जो केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है वो आवश्यक नहीं कि वो पूरी तरह से प्रभावित हो। लेकिन जब टेम्परेचर अधिक होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अधिक होता है, तो न केवल फंक्शन सेल स्ट्रक्चर भी प्रभावित होते हैं। तो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसकी अपनी एक फेयर कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। यहाँ पर आपको तीन मुख्य प्रकार के कार्डिनल टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। वन इज मिनिमम टेम्परेचर, ग्रोथ के लिए आवश्यक, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर, जिनके मध्य वो ग्रो करता है। तो ये जो कार्डिनल टेम्परेचर्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर वैरायटी देखने को मिलेगी। तो जो ऑप्टिमा है वो जनरली 0 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक हो सकता है, जबकि अगर आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है इस तरह के बैक्टीरिया का वो 20 डिग्री से लगाकर के 100 डिग्री तक ऊपर भी हो सकती है, -20 डिग्री। तो मेजर जो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं उनमें से माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वाटर। तो मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिक्विड वाटर की आवश्यकता होती है। लिक्विड वाटर अति आवश्यक है। ग्रोथ का जो टेम्परेचर है, रेंज है किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो जनरली 30 डिग्री होती है, यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने टेम्परेचर के आधार पे 5 रेंज में बांटा है, 5 प्रकारों में बांटा है। साइक्रोफिल्स 0 डिग्री के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री या उससे कम, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो देखें वो 20 डिग्री तक का होता है। इसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, सुडोमोनास, विब्रियो, एल्केलिजेनिस, बेसिलस, आर्थ्रोबैक्टर, मोरिटेला, फोटोबैक्टीरियम, सिवानेला, ये कुछ बैक्टीरिया है जो साइक्रोफिल्स होते हैं। दूसरे होते हैं साइक्रोट्रॉप या फैकल्टेटिव साइक्रोफिल्स। ये वो बैक्टीरिया है जो 0 से 7 डिग्री के बीच में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इनका जो मैक्सिमम ऑप्टिमा होता है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है और मैक्सिमा 35 डिग्री के आसपास होता है। इसमें सूडोमोनास फ्लोरेंसेंस है। ज्यादातर अधिकांश जो बैक्टीरिया है वो मीजोफिल्स होते हैं, जिनका ग्रोथ ऑप्टिमा 20 से 45 डिग्री के आसपास होता है और जिनका टेम्परेचर मिनिमा जो है 15 से 20 डिग्री और मैक्सिमा 45 डिग्री या उससे कम होता है। जो चौथा ग्रुप है बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड थर्मोफिल्स। जैसा नाम से जाहिर है कि टेम्परेचर लविंग होते हैं, तो ये 55 डिग्री या उससे अधिक पर ग्रो करते हैं। इनका जो ग्रोथ मिनिमम होता है वो 45 डिग्री के आसपास और जो ऑप्टिमम है 55 से 65 के बीच में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, जिससे टैक पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, जो कि पीसीआर के टेक्निक के अंदर बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ थर्मोफिल्स 90 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं और जिनका मैक्सिमम 100 डिग्री के आसपास होता है। तो ये जो 80 से 113 डिग्री के बीच में जिनका ग्रोथ ऑप्टिमा है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया कहलाते हैं हाइपर थर्मोफिल्स, लाइक पायरोकोकस एबाइसी, पायरोडिक्टियम, ऑक्युल्टम
ये हाइपरथर्मोफिल्स है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे बैक्टीरिया एरोब हो सकते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, एनारोब हो सकते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्लिगेट एरोब हो सकते हैं जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे फॉर द ग्रोथ, लाइक माइक्रोकोकस ल्यूटियस, सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम। इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकार के जो बैक्टीरिया का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स। इनको ऑक्सीजन की एज सच ग्रोथ के लिए आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन ये बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, लाइक इकोलाई, एस्केरिचिया, इंटेरोकोकस, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। चौथा जो ग्रुप है दैट इज एरोटॉलरेंट एनारोब। नाम से ही जा रहे एरो टॉलरेंट, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपली इग्नोर करते हैं ऑक्सीजन को और आराम से ग्रो कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या नहीं हो, दोनों स्थितियों में, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इंटेरोकोकस फिकैलिस। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, लाइक बैक्टीरियोइड्स, फिशोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम पाश्चरियनम, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ट्रिपनोमोनास एजिलिस भी, जो कि एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रोटोजोन है। ये भी स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं जो कि ऑक्सीजन को टॉलरेट ही नहीं कर सकते और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम माइक्रो एरोफिल्स कहते हैं। माइक्रो एरोफिल्स का मतलब है कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पर तो डैमेज हो जाते हैं, बट इनको नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 से 10% होती है, यानी कि कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इनको रहती है, लाइक कैम्पाइलोबैक्टर या स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम बढ़ते हैं प्रेशर। अधिकांश जो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया वो हमेशा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रहते हैं और वो कभी भी ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट को असर को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन बैक्टीरिया के केस में अगर हम बात करें तो कई बैक्टीरिया बेरोटॉलरेंट होते हैं, यानी कि वो जो प्रेशर का एडवर्स इफेक्ट है वो उनके ऊपर कम होता है, वो उसे टॉलरेट कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो डीप सी फिश इन्वर्टिब्रेट या फिशेस या डीप सी, अभी इन्वर्टिब्रेट जैसे देखें हम, एम्फीपोड्स हो गए, होलोथुरिया हो गए, उनकी गट्स में निवास करते हैं, वो ट्रूली बेरोफिलिक होते हैं, वो हाई प्रेशर पे ही ग्रो कर पाते, लाइक फोटोबैक्टीरियम प्रोफंडम या सिवेनेला बेंथिका या मिथेनोकोकस जेनेशी या कोलवेलिया। ये केवल प्रेशर पे ही ग्रो कर पाते हैं। अगर इनको हम नॉर्मल प्रेशर के ऊपर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे कल्चर में भी, तो ये ग्रो नहीं कर पाते। इनको कल्चर के लिए 300-400 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और -2 डिग्री या 2 डिग्री तक के आसपास का टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो ये स्ट्रिक्टली बेरोफिलिक होते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखिए, रेडिएशन की बात करें तो जैसे आप जानते हैं विजिबल रेडिएशन, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, यूवी, ये सारे टाइप्स हैं इनके रेडिएशन के। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन के प्रति काफी रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सरेज और गामा रेज के। लेकिन फिर भी अगर इनकी बहुत ज्यादा हाई डोज मिले तो ये नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक प्रोकैरियोट की बात करें, डी आयोनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये काफी ज्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन में टॉलरेट कर सकता है। इसी प्रकार से जो बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स होते हैं ये भी काफी ज्यादा आयनाइजिंग रेडिएशन में सरवाइव कर सकते हैं। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ सकती है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर सकती है,
रिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज कर सकती है। तो इन कारणों से वो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो नष्ट हो जाती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट और ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से इस दौरान हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का भी निर्माण होता है। सेकेंड हम रेडिएशन की बात करें, यूवी। यूवी सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यूवी सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट होती है और उसमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अगर इस श्रेणी में देखें हम तो खतरनाक रेडिएशन होती है 260 नैनोमीटर की रेंज की, क्योंकि इसको डीएनए बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर देता है और डीएनए डैमेज बहुत तेजी से इसमें होता है। और इसमें जो डीएनए डैमेज का प्राइमरी मैकेनिज्म है वो है थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन। हालांकि जो डीएनए डैमेज होता है वो REC1 प्रोटीन के जरिए रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में जो काम आती है उसके जरिए रिपेयर कर लिया जाता है, और इसके अलावा SOS रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है। लेकिन अगर यूवी एक्सपोजर काफी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में रिपेयर इम्पॉसिबल हो जाता है। एक चीज याद रखिए कि 260 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है वो जनरली हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 290 से कम का जो यूवी रेडिएशन है सन से हमें जनरली एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी जो नियर यूवी रेडिएशन जो अर्थ तक आ रहा है, जो कि 325 से 400 नैनोमीटर के बीच का है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकता है। लंबा इसका जो एक्सपोजर है वो ट्रिप्टोफैन ब्रेकडाउन को इंड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ सिंगलेट जो ऑक्सीजन है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ये बहुत एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि बहुत तेजी से बैक्टीरिया की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये आप मैकेनिज्म जो देखेंगे, खासतौर पे जो फेगोसाइट्स हैं वो इनगल्फ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिंगलेट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगलेट ऑक्सीजन के इफेक्ट से बचाने के लिए कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एयरबोर्न या एक्सपोज सरफेसेस पे रहते हैं वो कैरोटिनॉइड पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो इस फोटो ऑक्सीडेशन से इनका बचाव कर सकता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने इन्वायरमेंटल इनके जो फैक्टर्स हैं वो देखें, जो कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ को प्रभावित करते हैं माइक्रोबियल न्यूट्रिशन सीरीज के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट हम मेडिकल जो बैक्टीरिया है जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंस के हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगले टर्न पे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंस के हैं उनके बारे में डिटेल्स लेंगे। धन्यवाद।